हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का आरबी हिंदी नेशनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। आज का मेरा विषय रहेगा समास के अंतर्गत उसका जो एक भेद है द्विगु समास, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वीडियो आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें और मैं बड़े आसान तरीके से आज द्विगु समास समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जब परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो सबसे अधिक यदि कोई असमंजस में पड़ता है समास के अंतर्गत तो द्विगु समास में ही है। तो इसी के अंतर्गत मैं आज इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे है द्विगु समास। जैसा कि नाम है द्विगु, वैसा ही इसका काम है। मैं शब्द के आधार पर इसकी परिभाषा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से इसको देखना और मेरी बात सुनना। द्वि का अर्थ क्या होता है? दो। दो क्या है? संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? द्विगु समास में सबसे अहम भूमिका जो रहेगी वो किसकी रहेगी? संख्या की। द्विगु समास में क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो। पहला पद का मतलब पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम द्विगु समास कहेंगे। अब देखिए, समझने की बात सबसे अहम इसमें क्या है उस पर मैं चर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये शताब्दी है। शताब्दी में दो पद हैं या दो शब्द हैं। शत, शत का मतलब 100 और अब्द, अब्द का मतलब वर्ष। अब हमें क्या करना है? ये देखिए, हमें पहले पद को हिंदी में बदलना है, परिवर्तित करना है। जैसे शत का हमने हिंदी में क्या कर दिया? 100। और दूसरा पद को हमें क्या करना है? ध्यान से ये देखना। दूसरे पद को हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे अब्द, अब्द का बहुवचन क्या हो गया? अब्दों। और फिर क्या करना है हमें? बहुवचन करने के बाद उसके आगे का समूह या समाहार प्रयोग कर देना है। वो समास का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। जैसे देखिए, शताब्दी 100 हमने हिंदी बना दिया। अब्द वर्ष बहुवचन बना दिया वर्षों। और हमने क्या जोड़ दिया? का समूह या का समाहार। इसलिए इसका विग्रह हो गया 100 वर्षों का समूह। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखिए कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। द्वि, द्विव का भी मतलब अर्थ होता है। द्विव का मतलब दो, गु का मतलब गाय, दो गायों का समूह। जब किसी शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है तो हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब मैं कुछ शब्द आपके सामने ये लिखे हुए हैं, इस पे चर्चा करते हैं। त्रिवेणी, त्रि को किस में बोलेंगे? हिंदी में। त्रि का मतलब तीन। वेणी को किस में बनाएंगे? बहुवचन में, वेणियों। और क्या जोड़ देंगे? का समूह। तो त्रिवेणी का विग्रह क्या हो गया? तीन वेणियों का समूह। चौराहा, चो चार, रहा राहु का समूह। अठन्नी, अठन्नी का मतलब अठ, आठ, अन्नी आनो, आठ आनों का समूह। पनशेरी, पनशेरी का मतलब पांच शेरों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। तो द्विगु समास का जो हमने विग्रह किया, उस विग्रह करने के बाद देखिए आपके सामने संख्या भी है और समूह भी है। तो हमें ज़्यादा इस पर इतना परेशानी या ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी आसानी से ये समझ में आते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है वो मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहला क्या है? शतसई। शतसई में कितने पद होते हैं? 700। 700 पदों का समूह। चौपाई, 4 पदों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह।
नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। और पंजाब, पंज 5, आब नदी, 5 आबों या 5 नदियों का समूह। अब जो अगला जो उदाहरण है, मैं ये कहता हूँ कि इस उदाहरण के बाद आपको द्विगु समास अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, चतुर्वर्ण, ध्यान से सुनना। चतुर्वर्ण, चतुर का मतलब क्या होता है? 4, चतु 4, और ये वर्ण हो गया, इसको हमने क्या बना दिया? वर्णों। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4 वर्णों का समूह। अब अगला जो उदाहरण है चतुर्दश, अगला उदाहरण क्या है? चतुर्दश। चतुर का मतलब 4 और दश का मतलब 10। अब मुझे ये बताइए कि पहले पद की हमने हिंदी कर दी 4, चतुर का मतलब 4। दूसरे के हमने क्या कर दिया? 10। इसको मैं बना देता हूँ, मान लीजिए बहुवचन, दसों। अब क्या जोड़ें? 4 दसों का समूह? जी नहीं। जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने से पहले ये बात ध्यान से मन में बैठा लेनी चाहिए कि उनका समाहार, उनका समूह होना अनिवार्य है। तो इसमें क्या है? 4 वर्णों का समूह, और इसमें क्या है? 4 और 10। देखिए, ये इसका विग्रह है चतुर्दश का, 4 और 10। ये समास द्वंद्व है, ना कि द्विगु समास है। तो विग्रह करने के लिए हमें ये बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेनी है कि इसका विग्रह किस प्रकार से होगा। तो चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण क्या है? द्विगु है, 4 वर्णों का समूह। चतुर्दश, 4 और 10। चतुर्दश कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसी प्रकार देखिए, एक शब्द है दशानन। अब बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही 10 संख्या आई तो बच्चों ने तुरंत द्विगु समास उसमें लिख दिया। ठीक है, आपने विग्रह किया है 10 आननों का समूह। आपने क्या किया? 10 आननों का समूह। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो मुख्यतः ये अगर है 10 जमा आनन, आनन का अर्थ मुख, 10 मुख हैं जिसके, वो तीसरा अर्थ गया बहुब्री। तो दशानन पहले क्या है? बहुब्री है। और विग्रह करने पर यदि हम इस चर्चा करेंगे इस पे 10 आननों का समूह, तो आप द्विगु कर सकते हो, लेकिन बड़ी परीक्षाओं के आधार पर ये बहुब्री समास ही पहले है। द्विगु और बहुब्री एक साथ आए तो 100% ये बहुब्री ही हमें करना होगा। अब देखिए, मैं अगले पे चाहता हूँ और इस पे आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आएंगी। ये देखिए, एक है दिव्यवेद, अब और एक है दिव्यवेदी, 2। दिव्यवेद 2 वेदों का समूह हमने विग्रह किया, और दिव्यवेदी इसका भी हम विग्रह ऐसे ही करते हैं, 2 वेदों का समूह। लेकिन देखिए, दिव्यवेदी कौन होता है? जो 2 वेदों को जानने वाला होता है, जिनको 2 वेदों की समझ है, वो क्या कहलाता है? दिव्यवेदी। तो दिव्यवेद ये द्विगु समास है, और दिव्यवेदी ये कौन सा है? बहुब्री समास है। अगर हम इसका विग्रह 2 वेदों को जानने वाला, या जिनको 2 वेदों की जानकारी है, वो तीसरा अर्थ जाएगा, और 2 वेदों का समूह वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब देखिए, एक शब्द आपके सामने और है 31। अब 31 क्या है? आप कहोगे सर संख्या ये तो, और ये तो हो गया द्विगु समास है, भाई इसको विग्रह करके बताना। 31 क्या हो ही नहीं सकता। इसलिए ये अपने मन में ये बैठाओ कि संख्या का होना का मतलब ये नहीं होता कि द्विगु समासी है। आगे उसमें बहुवचन भी बनाना है, समाहार समूह भी लगाना है। 31 का विग्रह जो होगा, मैं बता दूं आपको,
वो क्या होगा, 1 जमा 30, इसका होगा 1 और 30, ये जाएगा द्वंद्व समास में। ठीक है। इसी प्रकार चतुर्भुज है। चतुर का मतलब 4, भुज का मतलब भुजाएं। 4 भुजाओं का समूह अगर हम करते हैं, 4 भुजाओं का समूह करते हैं तो ये कहलाएगा द्विगु। और 4 भुजाएं हैं जिसकी, वो क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि। जिसका अन्य पद प्रधान होता है वो बहुव्रीहि होता है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग को, नसों को खोलती हैं। जब हम इसका विग्रह करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो इन चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस चीज़ पर विशेष बल देना है कि इसका विग्रह क्या होगा। अब देखिए, एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी द्विगु समास की। ये देखिए, 12 सींग, 12 क्या है, संख्या है। सिंह का बहुवचन बना, ये सिंगों का समूह हो गया, 12 सिंगों का समूह हो गया। 12 सींगा, 12 सींगा, 12 सींग हैं जिसके, अर्थ कौन सा चला गया, तीसरा। तो ये कौन सा कहलाएगा, बहुव्रीहि, और ये कौन सा कहलाया जाएगा, द्विगु कहलाया जाएगा। तो इन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना है। विग्रह करने की कला, कई बार विग्रह करने की कला भी हमें परेशानी में डाल देती है। बच्चे प्रयास करते रहते हैं, चतुर्दश, 4 दशों का समूह, जी नहीं, 4 और 10 ही आएगा, वो बहुव्रीहि ही होगा। ठीक है। और इसी प्रकार मैं ये कहूँ चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तो वो द्विगु समास ही कहलाएगा। तो हमने आज द्विगु समास पर चर्चा की और समझाने का प्रयास किया। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसके उदाहरणों के माध्यम से इसका अभ्यास करना है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जैसी भी आपको वीडियो लगी है कृपया कमेंट्स अवश्य दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।